अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। जो आपकी शिक्षा को अच्छा करे। आप बात रोजगार की करो ना, आप सरकार से सवाल करो। आज मीडिया ये पूछता है कि आप बताओ, ये कोई लॉजिक का सवाल? भारत की राजनीति का सफर कभी आसान कभी उलझन भरा रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक हर युग में राजनीति का एक नया रूप देखने को मिला। 1985 में भारत में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे राजनीति में इसने अपनी जगह बना ली। सोशल मीडिया ने राजनीतिक भाषा और सोच को बदल दिया और ये डिजिटल डेमोक्रेसी का खेल शुरू हो गया। 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति ने एक नई दिशा ली। एक व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से उभरा, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन और फिर आई मोदी वेव। दोनों ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव तक सोशल मीडिया का प्रभाव हर शहर, हर गली तक पहुंच गया। एक डेटा के अनुसार 2014 में 30 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे और इंटरनेट के यूजर्स की संख्या 27 करोड़ तक पहुंच गई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर ने राजनीतिक प्रचार का एक नया रास्ता दिखाया। आज भी बीजेपी और आप दोनों ही सोशल मीडिया को अपने प्रमुख पीआर टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। ये है डिजिटल डेमोक्रेसी का डिजिटल ट्रांजिशन। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे लगता है इस काम में मोदी जी की पार्टी और पार्टी केजरीवाल सबसे आगे। यहाँ पे सिर्फ सब कुछ मेरिट बेस्ड होता है, नेपोटिज्म बेस्ड नहीं है, कास्ट बेस्ड नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा कि आलू एक तरफ से डालिए, सोना निकालिए, मोदी जी का स्टेटमेंट है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो जैसे नरेंद्र मोदी जी पीपल्स प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, जैसे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाती है, आज पद्मा अवार्ड पीपल्स पद्मा अवार्ड बन चुके हैं। इससे पहले भी कम्युनिकेशन, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तो हमारे देश में था, परंतु वो एलिट डेमोक्रेसी था, एलिट कम्युनिकेशन था। आपको याद होगा 2014 से पहले कुछ चंद मुट्ठी भर टीवी चैनल पूरे देश का एजेंडा तय करते थे। वहाँ पर बड़े एडिटोरियल फिल्टर लगते थे। वो एडिटर्स आमूमन सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठे रहते थे और जो वो चाहते थे केवल उतना चलता था। और क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि फ़ोन महंगे थे, इंटरनेट महंगा था, इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं थी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब मैं आपकी उम्र का था, थोड़ा और यंग था, तो 1 GB डेटा उसकी कीमत 300 रुपये थी। 100 GB यूज़ करोगे तो आप समझ सकते हो कि 30,000 रुपये बिल हो जाता। इतना एक्सपेंसिव एक व्यक्ति का 100 GB डेटा अगर महीने का यूज़ करो। आज वही 300 GB डेटा उसकी कीमत हो गई है लगभग 1500 रुपये, क्योंकि वो हो चुका है 10 या 15 रुपये का। तो ये भारी गिरावट हुई है पूरे इस कॉस्ट ऑफ इंटरनेट में। उसी समय पर इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, सारे मोबाइल फ़ोन के दाम कम हुए, स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बढ़ी, इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ी, स्पीड ऑफ इंटरनेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कम हुआ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया जब पूरी दुनिया में छा रहा है तो यहाँ पर भी अडॉप्ट किया गया। और आज हर व्यक्ति जो फ़ोन के साथ है वो एक जर्नलिस्ट बन चुका है, वो कम्युनिकेट कर सकता है। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल लेगेसी मीडिया था उसको बाईपास करते हुए बीजेपी ने इन लोगों को डायरेक्टली संवाद शुरू किया, मोदी जी ने खासकर, और उनसे डायरेक्ट संवाद जैसे शुरू हुआ तो आज वही हमारी सबसे बड़ी ताकत कम्युनिकेशन की बढ़ी। 145 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए डिजिटल माध्यम जो था, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म भी डाउन होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऊपर होते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक राजनेता को अगर लोगों तक पहुंचना है तो उसको किसी ओकेजन का इंतजार रहता था कि यार कोई रैली है, जब वो मासिस तक जुड़े, या फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी कोई बात रखे। तो वो कोई एक माध्यम नहीं था कि वो कैसे वो लोगों से जुड़ेगा। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो एक उसे माध्यम मिल गया, और लोगों को भी, ये दोनों के लिए एक अच्छी सिचुएशन थी जहाँ पर वो डायरेक्ट लोगों से जुड़ सकता है और लोग भी डायरेक्ट उसको अपनी बात कर सकते हैं। आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में 65% वोटर आयु वर्ग 18 से 35 के बीच है। यही युवा हैं जो चुनाव की ताकत को बदलते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने युवाओं को एक डिजिटल स्पेस दिया है, जहां उनका प्रभाव हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। राजनीतिक पार्टियां अपने पीआर रणनीतियों में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये युवा सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने विचार रखते हैं और चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। ये है डिजिटल डेमोक्रेसी की डिजिटल वोटिंग। ये आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करती है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों पे काम करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम कोई कास्ट बेस्ड या जेंडर बेस्ड या ऐसी कोई राजनीति करें। हमारा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। आप में टैलेंट है, आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बने, तो ये पार्टी आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बहुत बड़ा तबका है जो ऑनेस्टी ही चाहता है, जो ऑनेस्टली ही काम करना चाहता है, अच्छे काम हो देश में ऐसा चाहता है कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे। आम आदमी पार्टी शिक्षा को बहुत महत्व देती है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यूथ इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, यूथ इस बात से जुड़ते हैं। आजकल के जो युवा है, खास करके जो 30 या 35 वर्ष से कम आयु के हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर पे बैठकर टीवी देखे, न्यूज़ देखे। आजकल बहुत सारे लोगों ने टीवी और न्यूज़ चैनल्स और बाकी जो इस प्रकार के DTH होते हैं उनको अनसब्सक्राइब करके वो या तो इंटरनेट पे अपना डेटा जो है कंटेंट कंज्यूम करते हैं, या आप देख सकते हैं वो नेटफ्लिक्स और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स कंज्यूम करते हैं। तो अब इनके पास पहुंचने का जरिया क्या है? ये न्यूज़ चैनल ज़्यादातर कंज्यूम नहीं करते, तो इनके पास जो न्यूज़ पहुंचती है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही पहुंचती है। वो छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से पहुंचती है, छोटे छोटे, क्योंकि हम इंस्टाग्राम एज में हैं। अब इंस्टाग्राम की रील जो होती है वो कम समय की होती है, उसमें टेक्स्ट तो बिल्कुल कम होता है। पहले हम लोग फेसबुक पोस्ट लिखा करते थे, वो लंबी पोस्ट होती थी। फिर आ गए ट्विटर पर जिसके कैरेक्टर्स कम हो गए, हालांकि अब तो उसका वर्ड लिमिट हटा दिया गया है, पर अब आ गए इंस्टाग्राम एज में जिसमें कि वीडियो चलता है और वो भी छोटी छोटी रील्स। तो जब आप रील एज में हैं तो ये युवाओं को टैप करने के लिए या उनसे संवाद करने के लिए आपको क्रिएटिव कंटेंट अलग तरीके से देना है जो न्यूज़ चैनल से वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है सोशल मीडिया, जो पीयर टू पीयर भी होता है। एक माध्यम है, कोई भी, चाहे वो कार्टून है या डिजिटल या आप या प्रिंट मीडिया या कुछ भी माध्यम है। और जो कार्टून्स हैं वो एक हास्य रूप में ना हर वर्ग के लोगों को छूते हैं, और वो जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर घर करती है कि हाँ शायद इसमें कुछ बात है, या एक आसान तरीके से कही जाती है। तो वो ज़्यादा समझने और समझाने का एक अच्छा माध्यम है, तो इसलिए उनका चलन भी बढ़ा है और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो सब पार्टियों के पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे लगता है इस काम में मोदी जी की पार्टी और पार्टी केजरीवाल सबसे आगे। कारण क्या है कि इन लोगों ने पहले अडॉप्ट किया। कांग्रेस पार्टी बहुत लेट इस ट्रैक पर आई, लेकिन आज जनता हमें पसंद करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे पास पढ़े लिखे वॉलंटियर्स हैं जो लगातार लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर, भी आपने देखा होगा, और किसी को कोई कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, अपनी शिद्दत से लगे हुए हैं। IT सेल वैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज होती है, जो इसको पार्टी के लिए अधिकृत तरीके से पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। और हमारे हर प्रदेश में हमारी जो है सोशल मीडिया IT की टीम बनी हुई है। ये पार्टी के ही कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई एजेंसी या थर्ड पार्टी को दिया हुआ है काम। तो ये IT सेल बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है। हमारी IT सेल या सोशल मीडिया इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जनता हमारे साथ है। तो हमारे लिए तो हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो हमारा IT सेल का कार्यकर्ता बन जाता है। न्यूज़ से ज़्यादा लोग व्यूज़ पढ़ने लगे। तो ये सोशल मीडिया ये जो भूमिका निभा रहा है ना, जब वो हर तरफ से एक बात कही जाती है या उसे प्रभावी ढंग से कहा जाता है, तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट अलग तरह से पड़ता है। युवाओं से संवाद करने के लिए प्लेटफॉर्म भी युवा होना चाहिए, पर आइडियाज और लिंगो भी युवा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म तो युवा है पर आपके आइडियाज दक्यानुसी हैं। आज की भाषा भी बोलनी है, आज का लिंगो भी बोलना है, आज के आइडियाज भी कैप्चर करने हैं, जो मोदी जी बहुत बेहतरीन तरीके से और बीजेपी करती है। ये पार्टी में आइडियलिज्म के लिए बहुत जगह है। आपको अपना आइडियलिज्म डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व विद द यू नो हाउ यू ग्रो अप
थोड़े से आपके आइडियलिज्म आपका डाइल्यूट हो जाता है वाइल यू ग्रोइंग अप एंड वर्किंग एंड डूइंग थिंग्स स्पेशली इन अ कंट्री। ऐसा आम आदमी पार्टी में नहीं होता। अगर आप आइडियलिस्ट हैं तो आपका आइडियलिज्म और प्रमोट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब कुछ मेरिट बेस्ड होता है, नेपोटिज्म बेस्ड नहीं है, कास्ट बेस्ड नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं है, ओनली मेरिट, ओनली टैलेंट। सो इफ यू थिंक यू हैव इट, इफ यू थिंक यू गॉट इट, जॉइन अस। जब सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया तब फेक न्यूज का प्रसार भी तेज हुआ। 2016 में फेसबुक ने रिपोर्ट किया कि 40% लोगों तक फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। इसका असर न सिर्फ पब्लिक परसेप्शन पर पड़ता है बल्कि ये राजनीतिक परिणामों को भी प्रभावित करता है। आज के दौर में ये फेक न्यूज एक टूल बन गया है जिससे लोगों की सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी एजेंडा सेटिंग रणनीति में फेक न्यूज का इस्तेमाल करती हैं जिसे युवाओं को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये है डिजिटल डेमोक्रेसी का डिजिटल नैरेटिव। उसका तरीका यही है कि जो चीज़ कही गई है, अगर वो कोई वक्तव्य है तो उसका खंडन जारी करना चाहिए, और उसमें जितनी देरी होती है वो उतना ही डैमेज करता है। यदि वो किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो सत्यापित जो दस्तावेज है उसको हम सर्कुलेट करते हैं अलग अलग माध्यमों से, कि जहाँ तक वो माध्यम उन जगहों पर जहाँ पर लोगों को विश्वास हो कि सच्चाई क्या है और किस ढंग से कही गई है। यदि वह किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है तो प्रयास ये रहना चाहिए कि वो व्यक्ति खुद सामने आकर वो बात कहे और वो खंडन करे। जैसे मोदी जी ने कहा कि आलू एक तरफ से डालिए सोना निकालिए, मोदी जी का स्टेटमेंट, लेकिन बीजेपी ने उसको काट छांट करके राहुल जी के नाम से जोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? तमाम ऐसे एपिसोड आते हैं खास तौर पर विकास से संबंधित, मतलब दूसरे देशों की फोटो डाल देते हैं सरकार के लोग। फेक न्यूज बीजेपी ने बहुत चला। और ये सबसे बड़ी फेक न्यूज है कि बीजेपी फेक न्यूज फैलाती। भाई बताओ, नेहरू जी के जमाने से बोल रहे गरीबी हटाएंगे, इससे बड़ी कोई फेक न्यूज हो सकती है? आज तक गरीबी नहीं हटी इनकी, 4 जनरेशन निकल गई, इससे बड़ी 4 जनरेशन से एक फेक न्यूज फैला रहे हैं। मान लीजिए कि कल हमने एक बयान दिलवाया, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा वीडियो बना सकते हैं हम, पर वो वीडियो AI जनरेटेड होगा। अब वो वीडियो सब जगह चला जाएगा तो वो फेक न्यूज होगा। तो उसमें आ जाना चाहिए नीचे कि AI जनरेटेड वीडियो है, ताकि कोई झूठा वीडियो जो है उसको प्रसारित ना कर सके। मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लगे रहे अपने काम में। See, I think truth has a lot of power. It may take time. झूठ जल्दी फैलता है, there is no doubt about it. झूठ पे पैसा खर्च दोगे तो वो और जल्दी फैल जाएगा, बट सच्चाई की अपनी एक पावर होती है। और यही रीज़न भी है कि बीजेपी हम पे इतने अटैक करती है, क्योंकि सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते वो। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारी पार्टी में अधिकतर लोग पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। हमारा पढ़ाई में बहुत विश्वास रहता है, और जब आप पढ़ते ज़्यादा हैं तो आप फेक नैरेटिव्स को काउंटर करने की क्षमता रखते हैं। आप पढ़ोगे ही नहीं और आपकी सारी नॉलेज ही व्हाट्सएप बेस्ड और मीम बेस्ड होगी तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या ओरिजिनल है और क्या फेक है। आने वाले समय में सोशल मीडिया और PR कैंपेन का रुख और भी तेजी से बदलेगा। डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल PR टीमों के लिए पर्सनलाइज्ड और टारगेट कैंपेन चलाने में मदद करेगा। 2024 तक इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें युवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा। ये है डिजिटल डेमोक्रेसी का डिजिटल भविष्य। देखिए, फ्यूचर ये होगा कि आज की तारीख में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल ये कहकर नहीं निकल सकते कि हम इंटरमीडियरी का मतलब ये होता है कि भाई इन्होंने कंटेंट पोस्ट किया और हमने कुछ देखा नहीं, हम इसको नहीं कुछ कर सकते क्योंकि वो कंटेंट इनका है, हम तो इंटरमीडियरी। आप इंटरमीडियरी है, फिर आपको जो है सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म देना होगा। देखो, मुझे लगता है कि जनता हमारी बहुत स्मार्ट हो चुकी है और किसी को भी उनको कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है फ्यूचर आप लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश का फ्यूचर इज़ इन सेफ हैंड्स। मुझे ये लगता है कि थोड़ी रीडिंग कैपेसिटी हम सबको और बढ़ानी चाहिए। दिन के 20 पेज पढ़ने चाहिए, कुछ भी पढ़ना चाहिए। आर्टिकल न्यूज़ तो आप पढ़ते ही हैं, पर दिन के 20 पेज, चाहे वो क्लासिक पुरानी किताबें हों, उससे ना दिमाग थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी जलेबियाँ घुमाते हैं
वो आप तभी समझ पाओगे उन जलेबियों का झोल जब आपको रियलिटी पता होगी, और रियलिटी सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ने से आएगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि पीआर को स्ट्रेटेजी बनानी है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, स्ट्रेटेजी उतनी रिफाइन करने के लिए पीआर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। उनको भी अपग्रेड होना पड़ेगा, उनको भी एआई और बाकी टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, उनको भी अलग अलग माध्यमों में अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आनी पड़ेगी। तो नेचुरली जो नई टेक्नोलॉजी आती है कभी भी ना चीज़ों को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसका दायरा बढ़ाती है, उसमें स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं, उसके अंदर जॉब्स नहीं आएंगी और कई तरह के विकल्प आएंगे जहाँ पर आपको भी काम करने का मौका मिलेगा। राजनीति का सफर अब सिर्फ फिजिकल रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक डिजिटल लैंडस्केप बन गया है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक रणनीतियों को बदल दिया है और ये बदलाव भविष्य में और भी ज्यादा गहरे होंगे। युवा सोशल मीडिया और पीआर कैंपेन का एक नया युग शुरू हो चुका है, जिसमें युवाओं की कहानी, उनका प्रभाव और उनका रोल अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।